प्रश्न है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। हमें सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिसका जो रूट के अंदर है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल प्राप्त नहीं होता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक हम लोग चलेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दुनिया में हम लोग तमाम जितनी संख्याओं को पढ़े हैं, संख्याएं, ये संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। संख्याएं कितने प्रकार के होते हैं, तो संख्याएं हम लोग जानते हैं कि कितने दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, इन संख्याओं से तुम लोग परिचित हैं पहले ही। संख्याएं दो प्रकार के, एक वास्तविक होता है और एक काल्पनिक होता है। वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, और काल्पनिक संख्या क्या, वास्तव में तो ये होती नहीं है, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। तो ऐसी संख्या जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, ये वास्तव में नहीं होती, इसे वास्तविक संख्या या इसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से ये वास्तविक संख्या भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं परिमेय, दूसरा होते हैं अपरिमेय। ठीक है, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम लोग ये क्या जाने कि तमाम संख्याएं एक तो दूसरे, देखिए संख्याएं दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक तो होता ही नहीं, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, परिमेय और अपरिमेय। यहाँ दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय होता है और दूसरा अपरिमेय होता है। हमें सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और ऐसे भी अपरिमेय है कि हमें सिद्ध करके दिखाना कि यह अपरिमेय है। तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसके विपरीत मान लेंगे तत्काल ये क्या है कि ये परिमेय है। और देखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार अगर ये नियम का पालन नहीं करता है तो फिर से ये सिद्ध हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय, जो कि वास्तविक संख्या दो ही प्रकार की, परिमेय या अपरिमेय। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसे क्या मान लेंगे, ये √5 को क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ यदि संभव हो तो माना कि √5 परिमेय संख्या है। हमने इसे क्या मान लिया, परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या की परिभाषा तो याद होगा कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q का मान 0 नहीं होता है। q का मान 0 नहीं होता तथा p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है, और ऐसा पूर्णांक है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि p और q एक ऐसी संख्या है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड मात्र एक आता है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं आता। जैसे कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1 और 3 को 3 गुना 1, मात्र उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला, 1 मिला, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो p और q कुछ ऐसा ही संख्या जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, इसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। जैसे कि मान लिया जाए हमने यहाँ पर लिखा 4/6 लिखा, तो 4 को हम लोग इस तरह भी तोड़ सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 1। 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। यहाँ देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 भी है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 के अतिरिक्त अगर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाए तो ये परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म ये कब हो जाएगा, जब इनको कटा दिया जाए, 2 से 2 बार में और 2 से 3 बार में। अब कितना बच गया, 2 और 3। अब देखिए इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है, तब ये बन गया परिमेय संख्या। ठीक है, तो p और q कुछ ऐसा ही है जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं है। हमने क्या माना, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, और जब परिमेय संख्या है तो क्या होगा, √5 किस रूप में होगा, p/q के रूप में होगा। क्यों होगा p/q के रूप में, हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या की वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q का मान 0 नहीं होता है, q का मान 0 नहीं होगा तथा p और q एक पूर्णांक है जिसमें 1 के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है। ये था परिमेय संख्या। हमने क्या माना कि √5 क्या मान लिए, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या कैसा होता है, p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं होता। ये q का हमने लिखा कि q का मान 0 नहीं होता। तथा p और q कैसा है, तो p और q एक पूर्णांक है जिसमें एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्यों ये लिखे, क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना, और परिमेय संख्या का ये परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q 0 नहीं होता है, तथा p और q एक ऐसा पूर्णांक होता है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि p और q कैसा है, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है उसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो HCF तभी 1 आएगा जिसका गुणनखंड मात्र 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं कि जहां P और Q का HCF कितना 1 है, तो इतना लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लेना है यहाँ पर। अब देखिए इसी को उतारते हैं, √5 p/q, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग लिखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने क्या किया कि दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो वर्ग करेंगे, √5 गुना √5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। p का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। क्रॉस गुना इस तरह से गुना करेंगे, ये इस तरह से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुना p स्क्वायर हो जाएगा, 1 गुना p स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 5 गुना q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसको समीकरण मान लेंगे, यहाँ 1 मानिए, इसको समीकरण मान लेंगे 2। ठीक है, आगे देखिए इस पर जरा सा ध्यान देना है। q स्क्वायर में कितना का गुना है, 5 का गुना है। इसको 5 गुना q स्क्वायर तो लिख सकते हैं, q स्क्वायर में कितना का 5 का गुना है। अब हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या में 5 का गुना होता है उसमें 5 से भाग भी लग जाएगा। मतलब इतना याद रखना, अगर किसी संख्या में जिन संख्या से गुना है, कितना से गुना है, 5 से, तो जिन संख्या से गुना रहता है ना उन संख्या से भाग भी लग जाता है। अगर q में गुना 2 का होता तो 2 से भी भाग लग जाता। अगर q में गुना 3 से रहता तो 3 से भी भाग लग जाता है। तो निश्चित यहाँ पर q स्क्वायर में कितना का गुना है, 5 से, तो निश्चित इसमें क्या होगा, 5 से भाग भी लग जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 5q स्क्वायर कितना से, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब थोड़ा सा आगे ध्यान देना है कि ये संख्या टोटल, ये संख्या पूरा किसके बराबर है, p स्क्वायर के बराबर है। और जब ये इस संख्या में 5 से भाग लग जाएगा तो निश्चित इस संख्या में भी 5 से भाग लगेगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए p स्क्वायर 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य की ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए ये संख्या कितना से विभाज्य था, 5 से, और ये संख्या जब 5 से विभाज्य तो यही संख्या इसके बराबर है, तो निश्चित ये भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि चूंकि जो है 5q स्क्वायर बराबर है किसके, p स्क्वायर के, तो ये बराबर है इसके, इसलिए जब इसमें 5 से भाग लगेगा तो इसमें भी 5 से भाग लग जाएगा। हमने क्या बताया कि p स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर किसी संख्या का स्क्वायर, मतलब समझना है यहाँ पर, देखिए p स्क्वायर में कितना से भाग लग रहा है, 5 से। ये कह रहा है कि लग रहा है यहाँ भाग कितना से, p स्क्वायर में 5 से। इसका मतलब है कि p कुछ ऐसा संख्या है, p का मान कुछ ऐसा है जिसमें 5 से भाग लग रहा है, तो 5 से भाग उसी संख्या में लगेगा जिसमें 5 का गुना है। इसका मतलब p कुछ ऐसा संख्या है जिसमें 5 का गुना है, p कुछ ऐसा संख्या है जिसमें 5 का गुना है। गुना में 5 तो है ही, बाकी जो कुछ रहे 1 2 3 4 जो कुछ है, जब तक नहीं 5 का गुना रहेगा तब तक भाग 5 से नहीं लग सकता, और भाग 5 से लग रहा है तो इसका मतलब जरूर है कि 5 का गुना है ही। तो 5 का गुना p का मान कुछ ऐसा हो सकता है,
5 एक का 5 हो सकता है, या फिर p का मान ये भी तो हो सकता है 5 गुना 2 यानी p का मान 10 हो सकता है, या फिर p का मान कुछ ऐसा हो सकता है 5 तिया 15 ये हो सकता है। और यहाँ हमें क्या करा p का स्क्वायर, जरा ध्यान देना p का मान अगर हम ये मान लिए कितना 5 मान लिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या करा p का स्क्वायर विभाजित कर रहा किसको, और नहीं p का स्क्वायर विभाजित हो रहा है किससे 5 से, तो p का स्क्वायर अगर p ऐसी कुछ संख्या है तो इसका स्क्वायर क्या है 25, और 25 किस कौन विभाजित कर रहा है 5। जब ये संख्या जो है किसी का स्क्वायर यानी ये संख्या जो है 5 अगर इसको विभाजित करा तो ये किसका स्क्वायर था 5 का, 5 भी क्या होगा 5 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, निश्चित है होगा ही। इसी प्रकार से अगर ये 5 ये p का मान अगर ये होता 10 होता तो 10 का स्क्वायर ले लो, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 100 अगर 5 विभाजित कर रहा है तो निश्चित है 100 किसका स्क्वायर का था 10 का था, तो 10 भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो इतना याद रखना कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर जिस संख्या से कट रहा है उस संख्या से वो संख्या भी कटेगा। ठीक है, अगर p का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो निश्चित है p भी 5 से कटेगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 2 माने थे, यहाँ पर मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखो हमने क्या माना समीकरण 3 ले लिए। अब जरा ध्यान देना कि p का मान कुछ क्या था, p का मान कुछ ऐसा था जिसमें 5 का गुना था, क्यों कि 5 जो है 5 किसको विभाजित कर रहा है p का स्क्वायर का, और जब p स्क्वायर में 5 से भाग लग रहा है इसका मतलब p का मान क्या है कुछ ऐसा होगा जिसमें 5 का गुना होगा, हो सकता है 5 गुना 1 हो सकता है, 5 गुना 2 हो सकता है, 5 गुना 3 या 5 गुना 4 या 5 गुना 100 1 लाख कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो p का मान कुछ ऐसा ही होगा जिसमें शुरू में p नहीं शुरू में 5 जरूरी है, बाकी जो अंक होगा 1 2 3 4 5 उसको जो मान लो 1 2 3 4 उसको हम नंबर n मान लेते हैं। ठीक है, तो p का मान क्या निकल गया, p निकल कर क्या आया 5 का 5 इधर गुना में n, तो क्या निकल कर आया p बराबर क्या निकल कर आया, p बराबर निकल कर आया 5n, ये हमने माना। ठीक है, p का मान कितना होगा 5 गुना n, n का मतलब जो कुछ होगा, लेकिन p का मान कुछ ऐसा है जिसमें 5 का गुना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए समीकरण 2 में कहां पर लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को उठाइए जरा, देखिए क्या है समीकरण 2। समीकरण 2 में कह रहा है कि p का स्क्वायर बराबर है कितना 5q स्क्वायर। अब p का मान देखिए कितना है, p का मान है 5n, तो लिख सकते हैं 5n का स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर, 5n का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और n का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 5q का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 से ये 25 को कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 5 बार में, क्या लिख सकते हैं इसको 5n स्क्वायर अब बराबर में q स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर वही चीजें आता है, यहाँ पर भी यहाँ गुना में क्या है n के गुना में, यानी 5 गुना n स्क्वायर है कि नहीं, 5 गुना n स्क्वायर है, और जब 5 का गुना है तो निश्चित इसमें 5 से भी भाग लगेगा, चूंकि जिसके गुना में 5 है तो निश्चित 5 से भाग लगेगा, गुना में 2 है तो 2 से भाग लगेगा, गुना में 20 है तो 20 से भाग लगेगा, बाकी किसी से लगेगा नहीं लगे उससे कोई मतलब, लेकिन गुना में 5 है तो 5 से भाग लगेगा। क्या लिखेंगे यहाँ, लिखेंगे यहाँ भी, या फिर लिखेंगे ये क्या लिखेंगे 5n स्क्वायर कितना 5 से विभाज्य है, विभाज्य है 5n स्क्वायर कितना से विभाज्य है 5 से विभाज्य है। ये संख्या जो है कितना से 5 से विभाज्य है, यही संख्या इसके बराबर है। ठीक है, ये संख्या 5 से विभाज्य है, यही संख्या इसके बराबर है, तो निश्चित ये भी संख्या 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए q स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य है, ये भी लिख दिए। अब जरा हमने अभी क्या बताया कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, किसी संख्या का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो 5 से विभाजित होने वाला कौन कौन संख्या होगा, 5 होगा 10 होगा 15 होगा
20 होगा, यही सब तो कुछ संख्या होगा जिसमें जो 5 से विभाजित होता है। तो ये संख्या का स्क्वायर कितना 25, ये संख्या का स्क्वायर 100, इस संख्या का स्क्वायर 225। अगर ये सब संख्या 5 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित है ये किसका स्क्वायर था 5 का, ये भी तो 5 से विभाजित होगा, ये भी तो 5 से विभाजित होगा, ये भी तो 5 से विभाजित होगा। तो वही लिखना है कि अगर किसी का स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो निश्चित है क्यू भी क्या होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर कितना मान लेंगे, यहाँ पर हमने 3 मान चुका है और यहाँ पर मान लेंगे समीकरण 4। अब जरा ध्यान देना कि समीकरण 4 नंबर क्या करे कि क्यू भी 5 से विभाजित, इसका मतलब क्यू में 5 से भाग लग रहा है। समीकरण 3 पर जब ध्यान देंगे तो यहाँ भी कर पी भी 5 से विभाज्य है। तो पी और क्यू दोनों एक ऐसा संख्या जिसमें 5 से भाग लग रहा है, ठीक है, ये सिद्ध हो गया यहाँ। और 5 से हम लोग भाग जानते हैं तभी लगेगा जब P में क्या होगा, P कुछ ऐसा संख्या होगा जिसमें 5 का गुना होगा, तभी जो है 5 से भाग लगेगा। Q भी कुछ ऐसा ही संख्या होगा जिसमें Q का मान कुछ ऐसा होगा जिसमें 5 का गुना होगा, तभी जो है 5 से भाग लगेगा। तो मतलब Q का मान क्या हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30, कुछ ऐसा ही संख्या होगा जिसमें 5 का गुना होगा। तो हमने यहाँ देखिए क्या माना था, परिमेय संख्या हमने माना, इसको क्या मान लिया था हमने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसमें P और Q, मतलब P और Q में एक के अतिरिक्त जो है कुछ उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब है कि HCF एक के अतिरिक्त नहीं आना चाहिए। और P और Q कुछ ऐसा संख्या आ गया जिसके गुणनखंड में 5 आ गया दोनों में, इसका मतलब है कि उभयनिष्ठ कितना आ गया, 5 आ गया। और हमने क्या माना था कि एक के अतिरिक्त कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए, और यहाँ क्या आ गया, एक संख्या 5 भी आ गया। इसका मतलब है कि परिमेय संख्या हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं हुआ। परिमेय संख्या तो तभी होता जबकि P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ संख्या नहीं आता। तो हम लोग क्या लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि P और Q में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हमने क्या माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, P और Q में एक के अतिरिक्त कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और यहाँ क्या कर रहा है कि P में भी 5 से भाग लग रहा है और Q में भी 5 से भाग लग रहा है। इसका मतलब P और Q में 5 भी एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, P और Q में 5 भी एक के अतिरिक्त 5 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कुछ नहीं है और यहाँ क्या आ गया, 5 भी आ गया। इसका मतलब है कि ये परिमेय नहीं है, हमने जो माना था उसके विरुद्ध आ गया। तो वही लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से स्पष्ट है कि P और Q में एक के अतिरिक्त एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, हमने जो माना था कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, क्या हो गया, इसके विपरीत हो गया। इसलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने यही ना माना था, इसलिए हमारा मानना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, गलत है। हमने जो माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, वो गलत है। इसलिए यह अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय तो हमने जो माना था वो गलत हो गया, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लोग जिस प्रकार रूट 5 को सिद्ध किए उसी प्रकार हम लोग रूट 2 को कर लेंगे, रूट 3 को कर लेंगे, रूट 5 तो हो ही गया, रूट 7 को भी कर लेंगे और रूट 11 को भी कर लेंगे हम, ठीक है। यानी ना सब एक जैसा बनेगा, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11 सब टोटल का टोटल एक जैसा बनेगा। जैसे कि हम लोग देखिए, जैसे कि हम लोग 2 नंबर यहाँ दिखा रहे हैं, समझा। ध्यान रखना सिर्फ जहां जहां रूट 5 आए वहां वहां रूट 2 लिखना, और जहां जहां 5 आए वहां वहां 2 लिखना है। तो यहाँ पर कितना है, 5 है, क्या 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ भी 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ 5 2 लिखेंगे, यहाँ भी 5 है 2 लिखेंगे, यहाँ 2 का स्क्वायर यानी 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, यहाँ 2 से 4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और इस जगह भी क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, इस जगह पर रूट 5 है क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे, और यहाँ रूट 5 है क्या लिखेंगे रूट 2 लिखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से सभी संख्या को, इस तरह की संख्या को सिद्ध कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप इसका हम लोग अगला पढ़ेंगे। जैसे अगला टाइप इस तरह का रहेगा, 3 + रूट 7, 3 + 2 रूट 7, इस तरह की संख्याओं को अगले स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि काफी एग्जाम है अभी जो है, अभी का जो पैटर्न है इस बार, जैसे कि 2023-24 का जो पैटर्न है इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाता अधिकतर। चूंकि ये प्रश्न पहले इंपॉर्टेंट था और ये प्रश्न अभी क्यों नहीं पूछा जाता कि ये जो प्रश्न था ये 3 अंक का प्रश्न है, और हमारे जो एग्जाम में पैटर्न कर दिया है गणित में 2 अंक और 5 अंक का। तो 2 अंक का तो ये बनता नहीं है, ये जो प्रश्न है 2 अंक का नहीं है, ये प्रश्न हो गया 3 अंक का। 3 अंक का पैटर्न में हम है ही नहीं। कितना पैटर्न है 2 अंक और 5 अंक। हमारे सिलेबस में अभी कितना कर दिया गया है, 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, और ये जो प्रश्न है 2 अंक से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये प्रश्न अभी नहीं दिया जा रहा है। अभी जो प्रश्न है इस टाइप का प्रश्न दिया जा रहा है जो इनसे छोटा ही स्टेप में बन जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जरूर देखेंगे, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड यही प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न ही इस बार भी पूछा जाएगा।